हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। हर कस्बे गांव में कुछ ना कुछ अजीब रिवायात जरूर होती हैं। इसी तरह जहां मैं रहती हूँ वहां भी। मैं सखर के एक कस्बा में अपने अब्बू के साथ आई थी। मुझे वहां कांस्टेबल के तौर पर भर्ती किया गया था। वहां एक ऐसा रिवाज था कि औरतों के साथ कुछ ऐसा किया जाता था कि देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां सक्खर का ये एक ऐसा कस्बा जहां बगैर निकाह के हम बिस्तरी जायज समझी जाती है। ऐसा शर्मनाक राज जो जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रात का वक्त था। सक्खर की गलियों में चलते चलते अब मैं थक गई थी। मेरी मंजिल करीब ही थी, यानी थाना सक्खर, जहां पर मुझे जाना था और अपनी ड्यूटी कल से शुरू करनी थी। मैं बतौर कांस्टेबल यहाँ भर्ती हुई थी और मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। सक्खर में मेरी नौकरी होना मेरे लिए एक एजाज की बात थी। इसे कोई कम नहीं थी। तभी रात के वक्त मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा था क्योंकि भूख भी काफी लग चुकी थी। अब्बू भी थक गए थे। अब्बू कह रहे थे कि यहाँ हम बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर तो अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से रवाना हो जाना। हम लोग अंदर होटल में बैठे खाना खा ही रहे थे कि बाहर से एक चीख की आवाज सुनाई दी। सुना तो वो चीख किसी औरत की थी जो कि चिल्ला रही थी और एक मर्द से अपनी जान छुड़वाने की बात कर रही थी। ऐसा लगता था कोई मर्द आधी रात के इस पहर एक बेबस औरत को तंग कर रहा है। मेरे तो कान फौरन खड़े हो गए। भले मैं ड्यूटी कल से थी, लेकिन मैंने जब इस औरत को चीखते चिल्लाते देखा तो मेरे दिल में जज्बा हमदर्दी और जज्बा जिम्मेदारी जाग उठा। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू बाहर चलकर देखते हैं कि ये औरत क्यों चीख रही है। अब्बू बोले, बेटा अभी तो कांस्टेबल बनी ही नहीं है, इस तरह की बातें कर रही है। अब्बू, इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत के नाते तो हम जाकर इस औरत का हाल पूछ सकते हैं ना। अब्बू ने हाँ में सर हिलाया। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर देखा तो एक आदमी जिसकी सेहत भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन जाहिर है मर्द जैसा भी हो औरत पर हावी हो ही जाता है। एक हट्टी कट्टी औरत को घसीट रहा था और औरत तो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। इसका रंग भी साफ था, जबकि मर्द का रंग सांवला सा था और बहुत अजीब सी आंखों के साथ इस औरत को देख रहा था। उसकी आंखों में लाल डोरे थे और ये हालत ऐसी थी जैसे किसी चरसी की हुआ करती है। मैंने ये सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर उस आदमी पर मैं चिल्लाने लगी कि ये क्या बात है, तुम उसे क्यों घसीट रहे हो। तभी मेरे अब्बू भी उसके पास आ गए। हाँ बेटा, तुम इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारे घर में औरतें नहीं है। वो कहने लगा, मियाँ अपने काम से काम रखो, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दो। तू ठेकेदार नहीं है जो इस औरत को बचाने आ गया, और लगते क्या हो तुम इसके, या तुम भी इसके यार हो। इस आदमी की बात सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। वो एक बदतमीज आदमी था, इस औरत के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। किसी को भी ये बात बुरी लग सकती थी, लेकिन वो आदमी अपनी ढिठाई पर कायम था। कहने लगा कि तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझे इस काम से रोको। ये मेरे घर की इज्जत है और औरत की इज्जत घर की तेरी है। तो क्या, अब्बू ने पूछा। इसका गिरेबान पकड़ा तो कहने लगा, नहीं बीवी नहीं है। तो क्या बहन है तुम्हारी? नहीं, बहन भी नहीं है और मेरी बहनें ऐसी नहीं है। तो फिर कौन है ये जो इसको तुम घसीट रहे हो? क्यों घर लेकर जाना चाहते हो जबकि ये जाना नहीं चाहती? वो औरत उठकर खड़ी हो गई और अब्बू के पीछे छुप गई। अल्लाह के लिए चाचा मुझे बचा लो, वरना ये आदमी मेरी जान ले लेगा। ये बहुत ही वहशी इंसान है। इसे तो औरत की इज्जत करना भी नहीं आती। ना ही अपने घर की औरतों की इज्जत करता है, अपनी माँ को भी ऐसे ही मारता है जैसे मुझे घसीट रहा है। बदबख्त और नाअहल। ये सुनना था कि वो मर्द दोबारा इस औरत पर हमलावर हुआ। चलती है घर, या फिर मैं तुझ पर उठाऊं हाथ, तुझे घसीटूं तो क्या चाहती है कि तू भरे बाजार में रुसवा हो? औरत कहने लगी, क्यों रुसवा होंगी मैं? रुसवा हो तेरी माँ बहन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। वो औरत ये कहकर रोने लगी। अब्बू ने फिर उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया और सख्ती से पूछा, सच सच बता दो कि तुम्हारी क्या लगती है। कहने लगा, ए, तुझे इस बात से क्या मतलब है कि क्या लगती है? मेरी बीवी नहीं, लेकिन मेरी बीवी से कम भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस लड़की को नाजायज तरीके से घर लेकर जाना चाहते हो? कहने लगा, ये नहीं, ये मेरे भाई की बीवी है, भाभी है मेरी, मेरे घर की औरत है, इस पर हक है मेरा और मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। वाह वाह, ये तुम्हें किसने बता दिया? अब्बू ने फौरन उस आदमी के बात को काट कर कहा। अब्बू कहने लगे, ये औरत तुम पर महरम नहीं है, ये तुम्हारी गैर महरम है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, हमारा दीन यही कहता है। वो आदमी बोला, मुझे दीन मत सिखाओ, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। मैंने थाने में कॉल कर दी, थाने का नंबर तो मेरे पास था ही। मैंने फौरन से कॉल कर दी कि यहाँ आकर एक औरत को मर्द जबरदस्ती घर लेकर जा रहा है। इस सड़क पर काफी तमाशा हो रहा है। फिर वो लोग पहुंच गए। इसमें दो लेडी कांस्टेबल भी थी और एक मर्द कांस्टेबल था। तीनों ही इस आदमी को पकड़कर पुलिस गाड़ी में बिठाने लगे थे, लेकिन जाहिर है क्योंकि ये दोनों
सड़क पर रात के वक्त लड़ रहे थे तो इस औरत को भी इसी गाड़ी में बिठा दिया गया। औरत रो रही थी बुरी तरह से। इस आदमी को गालियां दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया। थोड़ी ही देर में हम लोग थाने की हदूद में दाखिल हो चुके थे। वहां पर जाते ही इस औरत का रवैया बदल गया था। पहले जो वो डरी सहमी पुलिस गाड़ी में बैठी हुई थी, अब बड़े रौब से इधर उधर देख रही थी, जैसे ये उसकी अपनी जगह, अपना घर हो। मुझे थाने में बंद कर दो, इस औरत ने आते ही कहा और इस आदमी की तरफ नफरत से बोली। इसे तो काल कोठरी में ले जाओ, ऐसी जगह जहां से ये कभी बाहर ना आ सके। ये खबीस है। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। लेडी कांस्टेबल इस औरत को एक सेल में लेकर गई और कहा कि तुम थोड़ी देर तक यहाँ बैठो, मैडम आएगी तो तुमसे बात करेंगी। मैं भी यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती नहीं हुई थी। मेरा कोई इख्तियार नहीं था कि मैं इस औरत को इस जेल में बंद करूं या फिर इसे रिहा करूं। थोड़ी देर के बाद बड़ी मैडम आई। उन्होंने इस औरत को बुलाया। बज़ाहिर इसने कोई जुर्म नहीं किया था। मुझे मैडम ने कहा कि इसे हम ज्यादा देर लॉकअप में नहीं रख सकते। आप इन लोगों को वार्निंग देकर थाने से रिहा कर दें। हम ये बातें कर ही रहे थे कि इस औरत की आंखों में अजीब सी वहशत दौड़ी। वैसे इतने गरूर से देखने लगी। फिर वो अंदर दफ्तर के दाखिल हुई और उसने रख कर एक थप्पड़ मैडम के चेहरे पर मारा। उन्होंने तो कभी इस बात की तवक्को इस औरत से क्या, कभी किसी कैदी से भी नहीं की होगी। देखें, इस औरत ने जिस तरह से मैडम को थप्पड़ मारा था, वो बहुत हैरत अंगेज बात थी। ये क्या कर दिया है तुमने? जानती हो तुमने किस पर थप्पड़ मारा है? हाँ, जानती हूँ। तेरी औकात है इतनी कि मुझे बंद करके दिखा। मैं इस थाने से जा रही हूँ। वो औरत ये कहकर बाहर जाने लगी तो मैडम ने मुझे और दूसरी फीमेल कांस्टेबल को कहा कि इसको पकड़कर लॉकअप में बंद कर दो। खैर, इस औरत की बातें एकदम से खामोश हो गईं और वो चुपचाप हमारे साथ चली आई। इसने कोई मज़ाहमत नहीं की, जैसे इसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाए। उसे लॉकअप में बंद करने के बाद मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? मुझे तो लगता है ये पागल है, कहीं मेंटल हॉस्पिटल से तो नहीं भागी? मैंने कहा, नहीं मैडम, ये तो बाहर अपने देवर से ठीक-ठाक तरीके से लड़ रही थी। होशो-हवास में थी, चीखो-पुकार भी कर रही थी। कोई पागल औरत ऐसा नहीं करती। इसको तो आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने होशो-हवास में नहीं होती। पर ये औरत मुझे कहीं से भी पागल नहीं लगती। तो फिर इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इसे नहीं पता था कि अगर ये थप्पड़ मारेगी तो हम इसे लॉकअप में बंद कर देंगे? हाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्या पता इसने आपको थप्पड़ इसलिए मारा हो कि वो आपको जानती तो नहीं, हो सकता है कि वो आपको पहले से जानती हो, आपसे इसकी कोई दुश्मनी हो। नहीं, मैं ऐसे छोटे लोगों में उठती-बैठती ही कहाँ हूँ। मैडम ने ये बात कही तो मुझे इनका अंदाज़ बहुत अजीब लगा। लेकिन ख़ैर, इस औरत की हरकत तो थी ही गलत। फिर भी उन्होंने कहा कि सुबह इसको वार्निंग देकर छोड़ देना, अपने घर जाएगी। तो शायद अपनों से मिलकर ठीक हो जाएगी। ये भी इस पर ज़ुल्म करता होगा। इस आदमी को मैंने मर्दों की जेल में भिजवा दिया है। वहीं पर इसकी पूछगिछ होगी, तफ्तीश होगी। और वो इस औरत को कहीं तंग तो नहीं कर रहा था। फिर वो औरत कहने लगी, मुझे मैडम के दफ्तर में ले चलो। मैं इन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। 10 बजे के करीब मैडम आ जाती थी, मगर इस औरत ने फिर अजीब हरकत की। आगे बढ़कर उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। अच्छा, जब वो ना हो सका तो उसके रजिस्टर पर थूक दिया। मैडम को हैरत हुई, और क्यों नहीं हो। मैंने कहा, खातून, तुम पागल हो गई हो? कैसी हरकतें कर रही हो? जानती नहीं हो इन ड्यूटी और पुलिस ऑफिसर की तौहीन करने की सजा क्या है? लगता है किसी और ही नशे और हवा में हो तुम। इसी लॉकअप में बंद करके बैठी रहो, महीना जेल में सड़ती रहो, तब तुम्हें जाकर पता चलेगा कि थाने की हवा क्या होती है। मुझे तो लगता है कि अभी असल वाला इलाज मुआवजा नहीं हुआ। यहाँ पर तुमसे ऐसी ही मुशक्कत करवाएंगे कि तुम्हें अपना घर जन्नत लगने लगेगा। तुम जैसी नाशुक्री औरतें जेलों और थानों में ही जलील होती हैं। ये कहकर मैडम ने इस औरत को जेल के कैद खाने में बंद करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वो 2 बार ऐसी बदतमीजी कर चुकी थी। जबकि ज़हनी तौर पर भी वो बिल्कुल ठीक थी, तो उसका ये रवैया समझ से बाहर था। अब उसे एक अलग से कॉल कोठरी मिलेगी, और ये जगह बहुत ही डरावनी होती है। यहाँ पर फर्श भी पक्का नहीं होता, मट्टी थी, कच्ची मट्टी, इसमें बैठना पड़ता। पता नहीं इसे कैसा लगता होगा। मैं तो ये सोच रही थी, लेकिन वहाँ वो खुश थी। खुशी-खुशी लॉकअप में बंद हो गई। कहने लगी, अब तुम यहाँ बेशक मत आना। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे इंसानों से डर लगता है। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। कोई जितना घर से तंग क्यों ना हो, कभी भी कोई औरत थाने में, लॉकअप में, जेल में नहीं रहना चाहेगी। मगर वो अजीब औरत थी। उसके चेहरे पर नूर भी था और रंग गोरा था, और आंखों में इनकी सदाकत और कशिश जो मैंने आज तक किसी औरत में नहीं देखी थी। खैर, उसे लॉकअप में बंद करने के बाद मैं दोबारा से अपने ऑफिस में आ गई थी। 1 महीना कैसे गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। इस लड़की के साथ जो आदमी था, मुझे उसकी आवाज़ कोई खबर नहीं थी। नीचे वाली जेल में एक और कांस्टेबल जाती थी। खाना वगैरह भी इनको मेरे अलावा ही पहुँचा दिया जाता था। यानी मेरे कहने का मकसद है कि मैं 1 महीना इस औरत से बेखबर रही। मुझे नहीं पता कि वो लॉकअप में कैसे रही, क्या करती थी। 1 महीने बाद थाने में न जाने क्या इत्तेफ़ाक हुआ। मुझे मैडम ने कहा कि इस औरत को जिसे तुम पहली बार पकड़ कर लाई थी, अब लॉकडाउन में निकाल कर मेरे सामने पेश करो। अगर इसका मिजाज ठिकाने आ गया है तो इसे घर भेजती हूँ।
मैंने देखा कि वो औरत आज भी खुश लग रही थी, जैसे यहाँ पर इसको बहुत हर सहूलत मिल रही है। मुझे देखते ही घबरा गई और कहने लगी, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने मुझसे बदतमीजी से पूछा। एफटीए के मैडम चाहती हैं कि अब तुम्हारी कैद को खत्म कर दें। तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना घर। तुम्हें क्या जरूरत है मुझे यहाँ से निकालने की? मैं तुम्हारी मैडम को एक और थप्पड़ लगा दूंगी तो मुझे महीने के लिए दोबारा यहाँ बंद कर देगी। ये कहकर वो दीवाना वार हंसने लगी। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो? फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? जो जेल में रहना चाहती हो? तुम जानबूझकर अपने लिए मुसीबत खरीद रही हो। ऐसा करते करते अगर तुम्हें उम्र कैद हो गई तो क्या करोगी? तो भले से हो जाए, मुझे उम्र कैद से डर नहीं लगता। बताओ, मुझे उम्र कैद के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं बैंक में डाका डालूं या किसी ने कहा कि कत्ल कर दूं? कि तुम मुझे इस लॉकडाउन में हमेशा के लिए रहने दोगी? तुम वाकई पागल हो। लगता है तुम्हें पागल खाने में छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। बस मैं इस लॉकअप में रहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? अपनी मैडम से कहो मुझे यहाँ आराम से रहने दे। मैंने जाकर सारी बात मैडम को बता दी। उन्होंने कहा कि लाजमी इस औरत के साथ कोई मसला है। अगर एक औरत अपने घर जाने से इतना घबरा रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो, इससे दोस्ती करो, फिर इससे पूछो क्या बात है। फिर मैं तुम्हें इसके साथ भेज दूंगी। तुम जाकर इसके घर में पता करो कि क्या बात है। क्योंकि अगर मियाँ सिर्फ मारता हो तो औरत से इतना दूर नहीं जाती, और अगर मियाँ मारता हो तो चलो वो अपने माँ बाप के घर तो जा ही सकती है। वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाह रही तो कोई और वजह तो होगी ना। ये सुनकर मुझे कुछ जहन में खटका सा हुआ कि शायद ये औरत कोई आम औरत नहीं है, ना ही इसके घर के हालात आम है, क्योंकि हर सूरत में वो अपने घर से दूर भागना चाह रही थी। मैंने मैडम से वादा कर लिया कि मैं इस औरत से दोस्ती करके इससे सारी बातें पूछूंगी कि आखिर क्या वजह है जो अपने घर से वो दूर भाग रही है। चुनाचा मैं लॉकअप में गई, दोबारा से दरवाजा खोला, उससे सलाम दुआ की। मैंने देखा वो बहुत घबराई हुई थी। मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मैडम, अल्लाह के लिए मुझे घर ना भेजना। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। यहाँ मुझे तंग करने वाला कोई नहीं था। रही बात मारपीट की, वो जिस्मानी तकलीफ थी तो वो मैं सह लूंगी। बस मुझे जहनी अजियत से और दूसरी चीजों से डर लगता है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती। क्या तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है? मेरी बात पर उसने नफी में सर हिलाया। मैं माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहती। मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ और तुम मुझे सुकून से रहने दो। तुम भी जाओ यहाँ से। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। बहनों जैसी हो ना, बहन तो नहीं हो, वैसे भी मेरी बहनें भी इतनी तेज ही थी जितनी कि मैं हूँ। लेकिन मैं खुद पर मजीद जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं यहीं पर रह लूंगी, चाहे जिंदगी भर मुझे अपने से दूर ही क्यों ना रहना पड़े। मैंने कहा, ऐसा मत कहो। तुम माँ बाप के घर जाओगी, वो खुश होंगे। तुम उनके बगैर रहोगी तो वो इतनी अजियत में रहेंगे। मैंने उससे कहा तो वो फिर सोच में पड़ गई। अच्छा चलो, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। क्या मतलब है? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मैंने कहा, सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कब्जे कस्बे की आवाज है ये, जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। और वो तुम इस थाने में बैठकर नहीं सुन सकती। इस चार दीवारी में वो आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो आवाजें यहाँ आने से पहले ही दबा दी जाती हैं। बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से वो सब कुछ दिखाऊं। किसने मुझे यहाँ आने को और तुम्हारी इस मैडम को थप्पड़ मारने पर मजबूर किया है? सिर्फ इसलिए कि वो मुझे इस थाने में रख सके। वरना किसको शौक है कि वो अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर यहाँ आकर रहे? क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मेरे दो बेटे हैं। एक की उम्र 7 साल है और दूसरे की उम्र 10 साल है। लेकिन मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं रही, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने वक़ार की और अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करना चाहती थी। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा, तो मुझे पूरी बात बताओ कि ज़रूर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इस तरह पहेलियाँ मत बुझवाओ। मैंने कहा था, वो गुस्से में बैठी कह रही थी, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगी। अगर मैं कुछ ना दिखा सकी तो बेशक तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना। इस औरत के लहजे में बेपनाह एतमाद था। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो पता नहीं अब ये क्या सोचेगी या क्या कहेगी। इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझ पर एतबार नहीं किया। मैंने ये बात मैडम को बताई। मैडम ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें मजीद कोई चीज दिखाना चाहती है तो तुम इसके साथ चली जाओ। हो सकता है इसके पास कोई ज़रूरी मालूमात हो या फिर कोई ऐसे जराइम पेशा लोगों की मालूमात जो ये तुम्हें बताने से डर रही हो और चाहती हो कि तुम खुद जाकर देखो। मैंने मैडम से कहा कि मैं सिविल कपड़ों में जाऊंगी। यूनिफॉर्म के बजाय मैं सादा कपड़ों में इसके साथ थी। जो अपने घर में दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। घर तो बहुत ही पुराना खस्ता हाल था, बल्कि घर क्या था, ये लोग तो झोंपड़ी में रहते थे। जैसे ही हम लोग इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए, एक औरत आगे बढ़ी। उसने इस औरत से बातचीत करने की बजाय इससे इस तरह घूरना शुरू किया कि औरत की अम्मी ने कहा, ये कौन है? अम्मा, ये मेरी सहेली है, थोड़े दिन के लिए यहाँ रहना चाहती है। इसने मुझे अपने घर में रखा हुआ था। झूठ मत बोल, अच्छी तरह से जानती हूँ। ये थाने में रातें गुजार के आई है। तेरे जैसी औरतों को बस घर में मसला होता है।
बाकी थाने में तो हर तरह की रंग-रंगलियाँ मना लेती हैं। मैं इस औरत की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इस औरत की सास, उसने मुझे बताया कि मेरी बहू बहुत नखरेबाज है। मेरी कोई बात नहीं मानती, ना अपने शौहर का कहना मानती है। बस इसकी यही मर्ज़ी होती है कि घर में राज करे और किसी की भी कोई बात ना माने। अपने तरीके से रहे। उन्होंने कहा, हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही कमरा है। तुम कैसे रहोगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक कमरे में भी खुशी-खुशी रह लूँगी। दरअसल सहेली के घर कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो यहाँ कुछ दिन रहना चाहूँगी। रशीदा यानी इस औरत ने कहा, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। नहीं, नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इससे कहा तो वो मुतमईन हो गई। मैंने देखा घर में साफ औरतें ही काम कर रही थी। सिर्फ शाम के तकरीबन 6-7 बजे थे कि घर में 3-4 मर्द दाखिल हुए। इन सब की नज़रें मुझ पर थीं। मैं हैरान रह गई कि वो कैसी खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहे थे। रशीदा ने मुझसे कहा कि ये इसके 3 बेटे हैं और तीनों एक ही घर में रहते हैं। यानी हैरत से कहा, हाँ, तो क्या करें? फिर हमारे पास महल तो नहीं है, हम इस महल में अपनी बहुओं को अलग-अलग रखें, बस यहीं पर रहते हैं। रशीदा की बात से मुझे खटका हुआ था। एक कमरे में आखिर 6 लोग कैसे रह सकते हैं? यानी 3 मर्द, 3 औरतें और 1 इनकी बेवा माँ। रशीदा आराम और इत्मीनान से काम करती रही। रात के 8 बजे इन लोगों ने सेहन में चारपाइयाँ डालीं, जबकि कुछ चारपाइयाँ अंदर कमरे में मौजूद थीं। ये सारा माहौल देखकर मुझे तो घिन आने लगी कि ये क्या है? उन्होंने कहा, हमारे माहौल में कीड़े मत निकालो। अच्छा ठीक है, मैं कोई कीड़े नहीं निकालूँगी। फिर मैंने देखा कि वो आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था, जो पहले दिन रशीदा के साथ लड़ाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो बदबख्त घर छोड़कर चला गया है। कहता है, जब तक भाभी रहेगी, मैं भी नहीं आऊँगा। इसने अपनी भाई की बीवी को भी अपनी मलकियत समझ रखा है और हैरत की बात तो ये है कि इन जो लोगों को अल्लाह रसूल का कोई खौफ ही नहीं, बल्कि ये तो आम इंसान है, नाम के मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ना अल्लाह का नाम लेते हैं। इस पर हर कोई हाथ साफ करता है, जबकि जिसकी नीयत इसकी खराब हो जाती है और घर में मियाँ-बीवी का कोई तकद्दुस नहीं है, किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं रखा जाता। ये लोग बस इसी तरह जानवरों की तरह रहते हैं। कभी किसी की एक बीवी दूसरे भाई के साथ सो जाती है, तो कभी पहले की बीवी दूसरे भाई के साथ सो जाती है। इन लोगों को इस बात की कोई तमीज़ नहीं। मेरी बातें सुनकर उसे उल्टा गुस्सा आने लगा। कहने लगी कि तुम यहाँ आकर मेरी औरतों को खराब मत करो। मेरी बहू वैसे जैसे रह रही हैं, वैसे ही रहेंगी। मैं भी इनकी बातें सुनकर खामोश हो गई। अब मैं जाकर किसी को क्या कहती? क्या जुर्म हो रहा है? बज़ाहिर कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून में इस चीज़ की कोई शनाख्त नहीं है। ये लोग तो अपने-अपने शौहरों के साथ रहती हैं। किसी बतौर पर भी एक शरीफ नफ्स औरत के लिए ये काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। मैंने एक बहू जिसको घर के मेरे साथ ही कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही है और वो बहुत खुश है। मैंने उसको बुराई के माहौल से निकाला। सही बात है, जब इंसान दिल से बुराई को कबूल ना करे, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे बुरा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए इंसान को हथियार नहीं डालने चाहिए और बुराई को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी बेहतर और चीज़ के लिए कोशिश करता है, तो उसे वो ज़रूर मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।